क्या अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की गंभीर बीमारी अब पहले से ज़्यादा तकलीफदेह हो चुकी है? क्या उनके बेटे हंटर बाइडेन के नए बयान ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की सेहत और 2024 की उस प्रेसिडेंशियल डिबेट को लेकर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं? तो दूसरी तरफ कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में जंगलों की आग इतनी तेज़ी से क्यों फैल रही है कि 20,000 से ज़्यादा लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं? अमेरिका के ऊटा में आग बुझाते हुए एक फायर फाइटिंग हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 2 लोगों की जान कैसे चली गई? और सबसे अहम सवाल, क्या गजा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की शर्तों के बीच पैदा हुआ मतभेद पीस प्रोसेस को एक बार फिर मुश्किल में डाल सकता है? आदाब, नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद उज़ैर और आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। आज के इस बेहद अहम इंटरनेशनल रिपोर्ट में हम इन 4 बड़ी खबरों को तफसील से समझेंगे। सबसे पहले बात अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की सेहत की। उनके बेटे हंटर बाइडेन ने बीबीसी के एक कार्यक्रम में न्यूज़ नाइट में अपने पिता की कैंसर की बीमारी को लेकर बेहद दर्दनाक बयान दिया है। हंटर बाइडेन के मुताबिक जो बाइडेन की बीमारी अब उनके लिए काफ़ी तकलीफदेह हो चुकी है और कैंसर उनकी हड्डियों तक फैल चुका है। हंटर ने कहा है कि अपने पिता को इस हालत में देखना उनके लिए बेहद मुश्किल है और वे चाहते हैं कि उनके पिता अपनी तकलीफ़ के बारे में ज़्यादा खुलकर सामने बात करें। जो बाइडेन की बीमारी की खबर मई 2025 में सामने आई थी, जब बताया ये गया था कि मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान उनमें अग्रेसिव प्रोस्टेट कैंसर की पहचान हुई है और बीमारी हड्डियों तक फैल चुकी है। लेकिन हंटर बाइडेन का नया इंटरव्यू सिर्फ बीमारी तक सीमित नहीं है। बातचीत 27 जून 2024 की उस प्रेसिडेंशियल डिबेट तक पहुंच चुकी है जिसमें जो बाइडेन का मुकाबला डोनाल्ड ट्रंप से हुआ था। उस डिबेट के दौरान जो बाइडेन कई मौक़ों पर जवाब देते हुए रुकते हैं और शब्दों में उलझते हुए दिखाई देते हैं, जिसके बाद उनकी उम्र और सेहत को लेकर अमेरिका में ज़बरदस्त बहस शुरू हो गई थी। हंटर बाइडेन ने बताया कि वे कैलिफोर्निया में अकेले बैठकर वे डिबेट देख रहे थे और जैसे ही उनके पिता मंच पर आए उन्हें कुछ महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हंटर ने ये इम्कान भी जताया कि बाद में सामने आई कैंसर डायग्नोसिस का शायद उस डिबेट परफॉर्मेंस से कोई ताल्लुक़ रहा हो। हालांकि ये साफ करना बेहद ज़रूरी है कि ये हंटर बाइडेन का अंदाज़ा है और उसे मेडिकल तौर पर साबित तथ्य नहीं कहा गया है। जो बाइडेन बाद में 2024 प्रेसिडेंशियल रेस से हट गए और डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतकर व्हाइट हाउस लौट आए। हंटर बाइडेन ने अपने पिता द्वारा उन्हें दिए गए प्रेसिडेंशियल पार्डन पर भी बात की है। हंटर को जून 2024 में गन से जुड़े 3 फेलोनी चार्जेस में दोषी ठहराया गया था और उसी साल उन्होंने फेडरल टैक्स चार्जेस में गिल्टी प्ली भी दिया था। जो बाइडेन ने पहले कहा था कि वे अपने बेटे को पार्डन नहीं करेंगे, लेकिन 1 दिसंबर 2024 को उन्होंने हंटर बाइडेन को ब्रॉड फुल एंड अनकंडीशनल पार्डन दे दिया था। अब हंटर बाइडेन ने माना कि अगर सवाल ये है कि वे क्या फैसला है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिकन पीपल या उनके पिता की लेजेसी के लिए अच्छा था, तो उनका जवाब नहीं था। यानी जो बाइडेन की बीमारी से लेकर उनकी प्रेसिडेंसी के आखिरी विवादित फैसलों तक हंटर बाइडेन का ये इंटरव्यू एक बार फिर अमेरिकी सियासत में चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गया है। अब अमेरिका से चलते हैं कनाडा की तरफ, जहां ब्रिटिश कोलंबिया में जंगलों की आग ने बेहद संगीन हालात पैदा कर दी हैं। बॉल्ड रेंज वाइल्ड फायर की वजह से 20,000 से ज़्यादा लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। आग लगभग 9,500 हेक्टेयर्स यानी करीब 23,500 एकड़ इलाके को अपनी झपेट में ले चुकी है। समरलैंड, पीचलैंड और ओकानगन लेक के पश्चिम में मौजूद दूसरे इलाकों के लिए एवेक्यूएशन ऑर्डर्स जारी किए गए हैं। ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबे ने पूरे प्रोविंस में स्टेट ऑफ इमरजेंसी का ऐलान किया है। उस वक्त 100 से ज़्यादा वाइल्ड फायर चल रही थी और इनमें से करीब आधी फायर्स कंट्रोल से बाहर बताई जा रही थी। गर्म मौसम, तेज़ हवाओं और लंबे वक्त से जारी सूखे ने हालात को और ख़तरनाक बना दिया। समरलैंड की करीब 12,000 की आबादी को रात के वक्त एवेक्यूएशन का आदेश दिया गया, जबकि रीच पीचलैंड और आसपास के इलाकों से करीब 8,000 लोगों को निकलने के लिए कहा गया। कुछ रेजिडेंट्स अपने इलाकों में फंस गए थे जिन्हें रेस्क्यू करना पड़ा। आग की रफ्तार का अंदाज़ा इसी चीज़ से लगाया जा सकता है कि पहली रिपोर्ट शुक्रवार शाम सामने आने के बाद फायर तेज़ी से आगे बढ़ी और
फोल्डर कम्युनिटी को पार करते हुए करीब 15 किलोमीटर का फासला तय कर गई। समरलैंड की तरफ पहुंच गई। बीसी वाइल्ड फायर सर्विस के वाइल्ड फायर ऑपरेशंस डायरेक्टर क्लिफ कैंपमैन ने पूरे प्रोविंस के हालात को एक्सप्लोसिव बताया है। करीब 1500 फायर फाइटर्स तैनात बताए जा रहे हैं और कुछ जगह हालात इतने मुश्किल हो गए हैं कि फायर फाइटिंग हेलीकॉप्टर्स को आग बुझाने के बजाय फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करने के लिए इस्तेमाल करना पड़ा है। नॉर्थ अमेरिका में वाइल्ड क्राइसिस की अगली खबर और भी दर्दनाक है। अमेरिका के ऊटा में जंगल की आग बुझाने में लगा सिकोरस्काई S-64 स्काई क्रेन फायर फाइटिंग हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें पायलट और एक क्रू मेंबर की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर रिचफील्ड के पास 3 क्रैक रिजर्वर्स इलाके में क्रैश हुआ और उस वक्त व्हाइट माउंट 2 वाइल्ड फायर के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल था। नेशनल इंटेलिजेंसी फायर सेंटर ने दोनों क्रू मेंबर्स की मौत की पुष्टि की है। स्टीप टेरेन और एक्सट्रीम फायर कंडीशंस की वजह से रेस्क्यू टीम के लिए रैकेज तक पहुंचना भी बेहद मुश्किल भरा था। व्हाइट माउथ 2 फायर की शुरुआत 27 जुलाई को फिश लेक नेशनल फॉरेस्ट में लाइटनिंग स्ट्राइक के बाद हुई थी और शनिवार तक ये आग 11,000 एकड़ यानी करीब 45,000 हेक्टेयर से ज़्यादा इलाके को जला चुकी थी। फायर की कंटेनमेंट करीब 24% बताई गई थी, यानी नॉर्थ अमेरिका में वाइल्ड फायर सिर्फ हज़ारों लोगों को बेघर नहीं कर रही है, बल्कि उन लोगों की जान भी खतरे में डाल रही है जो उन्हें रोकने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा रहे हैं। और अब रुख करते हैं आज की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट की तरफ। गजा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े 15 पॉइंट डॉक्यूमेंट और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के रुख के बीच एक बड़ा मतभेद खुलकर अब सामने आया है। नेतन्याहू ने कैबिनेट मीटिंग में साफ कहा है कि इजराइल इस 15 पॉइंट डॉक्यूमेंट को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा। सबसे बड़ा विवाद हमास की डिसआर्मेंट और इजरायली फोर्सेस की विड्रॉल की सीक्वेंसिंग को लेकर है। नेतन्याहू के मुताबिक इजरायली आर्मी गजा से उस वक्त तक पीछे नहीं हटेगी जब तक हमास वास्तव में और पूरी तरह डिसआर्म नहीं हो जाता है। उन्होंने कहा है कि इजरायली फोर्सेस अपने सैनिकों और नागरिकों के खिलाफ खतरों को रोकने के लिए ऑपरेशन ऐसे ही जारी रखेगी। नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि अमेरिकन के साथ बातचीत चल रही है और अमेरिका के कुछ आइडियाज़ इजराइल को मंजूर हैं, जबकि कुछ को वे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने 30 जुलाई को एक एग्रीमेंट का ऐलान किया था जिसमें हमास और गजा के दूसरे आर्म्ड ग्रुप्स के कंप्लीट डिसआर्ममेंट की बात कही गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती प्रोसेस में हैवी वेपन्स, मिलिट्री प्रोडक्शन साइट्स और वेपन्स डिपोट्स और इसके अलावा टनल नेटवर्क पर फोकस किया जाना है। लेकिन नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल सिर्फ दिखावटी डिसआर्ममेंट स्वीकार नहीं करेगा और रियल डिसआर्ममेंट में लाइटर वेपन्स को हटाना भी शामिल होना चाहिए। दूसरी तरफ हमास ने कहा है कि वे प्लान को पूरी तरह लागू करने के लिए कमिटेड है और मीडिएटर्स तथा गारंटर कंट्रीज से अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की है। यही से सबसे बड़ा सवाल पैदा हो रहा है, पहला कदम कौन उठाएगा? क्या हमास पहले अपने हथियार देगा? अगर हाँ, तो डिसआर्मेंट वेरीफाई कौन करेगा? इसके बाद इजरायली फोर्सेस कब और किस तरह पीछे हटेगी? और अगर दोनों पक्ष एक दूसरे पर एग्रीमेंट तोड़ने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो मीडिएटर्स क्या करेंगे? नेतन्याहू ने कैबिनेट मीटिंग में ये भी कहा कि जब तक वे प्राइम मिनिस्टर हैं और फ़िलिस्तीन स्टेट कायम नहीं होगी। ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि गजा रोड मैप में आगे चलकर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन एक टेक्नोक्रेटिक और फ़िलिस्तीनियन कमेटी को सौंपने की बात कही गई है जो बोर्ड ऑफ पीस की निगरानी में काम करेगी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच इसे अभी पूरी तरह खुला पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि नेतन्याहू खुद कह रहे हैं कि अमेरिकन के साथ बातचीत जारी है। इसलिए आने वाले दिनों में कंप्रोमाइज़, नए कंडीशंस या रिवाइज्ड फार्मूला सामने आ सकता है। लेकिन पब्लिकली 15 पॉइंट डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट किए जाने के बाद गजा पीस प्रोसेस के फ्यूचर पर नए सवाल ज़रूर खड़े हो गए हैं। कुल मिलाकर आज की तस्वीर बेहद अहम है। एक तरफ जो बाइडेन की गंभीर बीमारी
और हंटर बाइडेन के बयान ने अमेरिका में उनकी सेहत और पॉलिटिकल लिजर्सी को फिर चर्चा में ला दिया है। दूसरी तरफ कनाडा और अमेरिका में वाइल्ड फायर हज़ारों लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित कर रही है, जबकि गाज़ा में हमास के डिसआर्मेंट और इजरायली विड्रॉल को लेकर पैदा हुआ विवाद पीस प्रोसेस के लिए नई मुश्किल बन सकता है। अब पूरी दुनिया की निगाह इस बात पर रहेगी कि वाशिंगटन और इजरायली लीडरशिप इस डिसआर्मेंट को किस तरीके से हल करते हैं और क्या ऐसा फार्मूला निकल पाता है जिससे सभी पक्ष स्वीकार कर सकते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में आप हमें ज़रूर बताएं। मिलता हूं मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।